सभी को नमस्कार। आज की जो हमारी वीडियो है स्पेशली 11th क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि फाइनल टर्म बहुत नज़दीक आ गया है और पॉलिटिकल साइंस का भी पेपर आने वाला है। तो ये वक्त रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस की जाए, ताकि पता लगाया जा सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और उनके क्या संभावित हल रहते हैं। तो उसी सीरीज में जो है हमने ये लगातार आपके लिए पेपर लेते आ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सपोर्टिंग मटेरियल पेपर नंबर 1 की बात की थी। आज जो हम पेपर नंबर 2 की बात करेंगे, अनसॉल्व पेपर है, डिपार्टमेंट के द्वारा दिया गया है सपोर्टिंग मटेरियल में। तो उसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे और जानेंगे क्या क्वेश्चन है और उनके क्या आंसर है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, ये इंस्ट्रक्शन दे रखी है, आपको क्लियर ही हो चुकी होगी पहले भी। आइए क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समानता का आयाम नहीं है? तो राजनीतिक समानता होती है, सामाजिक समानता होती है, आर्थिक समानता होती है। तो बच्चों, धार्मिक समानता इसका पार्ट नहीं होता, तो इसका आंसर सी रहेगा। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने लिखी? ये जो पुस्तक थी वो नेल्सन मंडेला की थी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लूटो द्वारा लिखी गई थी? जो प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी बच्चों, वो रिपब्लिक लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा इसका। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई थी? तो बच्चों 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। इसका थोड़ा हिंदी ठीक नहीं लिख के आया है, पर इसका मतलब यही है। एक राष्ट्र निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता नहीं है? तो बच्चों, राष्ट्र निर्माण के लिए समान धर्म की आवश्यकता नहीं है, बाकी सब समान सोच, धर्म, राजनीतिक मूल्य और सामान्य भूमि रहती हैं। अगले पे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 कथन और कारण वाला दिया गया है। भारत सभी धर्मों का समान महत्व देता है। भारत की धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी देशों से भिन्न है। अगर हम बात करें तो देखो, कथन और कारण तो दोनों सही है, परंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक आएगा इसका। निम्नलिखित को मिलान कीजिए। कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनके संबंध में अनुच्छेद दिए गए हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों आपको पता ही है, 19 से 22 में है। समानता का अधिकार 14 से 18 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 से 28 में है। तो मैचिंग मैंने कर दी है, आप इसको अच्छे से देख लेना। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? बच्चों, राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्रदान करता है वो भारत का चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन करता है। हाल में ही किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आपको पता है कि आम आदमी पार्टी को जो है राष्ट्रीय पार्टी यानी कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में जो है संसदीय प्रणाली है, और यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के पास जो है पूरी कार्यपालिका शक्ति है, जिनका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। तो अगर प्रमुख की बात करेंगे तो राष्ट्रपति आएगा, अगर प्रयोग होता तो प्रधानमंत्री आता। धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? बच्चों, धन विधेयक जो होता है वो आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे हम। भारत में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? तो संसद हटा सकती है महाभियोग के द्वारा बच्चों, इम्पीचमेंट जो होता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। अब हम चलेंगे दो दो नंबर के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर बात करते हैं। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार क्या है? बच्चों, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का मतलब है कि भारत के संविधान ने जो है सबको वोटिंग राइट दिया हुआ है, जिसमें किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग को बिना भेदभाव किए जो है हर कोई अपना मत का प्रयोग कर सकता है। संविधान ने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। संविधान में संशोधन क्यों किए जाते हैं? बच्चों, संविधान में संशोधन इसलिए किए जाते हैं, आपको पता ही है कि संविधान जो है हमारी वक्त आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करता है। जब हमें लगता है कि संविधान में कुछ चेंजेस होने जरूरी है, समाज की कोई नई आकांक्षाएं, समाज की कोई नई जरूरत है, तो हम संविधान में संशोधन करते हैं, और इसके लिए आर्टिकल 368 का प्रयोग किया जाता है। स्थानीय सरकारें लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत करती हैं? बच्चों, जब हम स्थानीय सरकारों की बात करते हैं तो सिर्फ पंचायतों और नगर निगम की बात करते हैं। पंचायतों और नगर निगम की बात यह है कि सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों से ये डायरेक्ट जुड़ी हुई होते हैं। लोग अपने अपने प्रतिनिधियों से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सच्चा लोकतंत्र जो है वो नगर निगम और स्थानीय सरकारों में देखने को मिल जाएगा। जैसे ग्राम सभा का एग्जाम्पल है, ग्राम सभा में जब गांव के लोग बैठक करते हैं तो एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक एग्जाम्पल भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 16, धर्मनिरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म से क्या तात्पर्य है? बच्चों, धर्मनिरपेक्षता का जो शाब्दिक अर्थ है वो यह है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका तात्पर्य यह है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को मान्यता प्रदान करता है, सभी के साथ समान व्यवहार कर सकता है। कहने का तात्पर्य क्या है? न राज्य का अपना कोई धर्म है, नहीं राज्य किसी से कोई धार्मिक रूप से भेदभाव करेगा।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, क्या वैश्वीकरण के युग में राष्ट्रवाद अप्रासंगिक है? व्याख्या कीजिए। बच्चों, अगर वैश्वीकरण और राष्ट्रवाद की बात करें तो ऐसी बात नहीं कि राष्ट्रवाद प्रासंगिक नहीं है। बेशक वैश्वीकरण का दौर है और इसमें की सूचनाओं का, वस्तुओं का, विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, परंतु राष्ट्रवाद की भी अपनी एक जगह है। और राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं देश के विकास करने के लिए बहुत जरूरी होता है। कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद ही होगा तो हम अन्य देशों से भी कांटेक्ट करेंगे, अपने देश का विकास करने की कोशिश करेंगे। तो राष्ट्रवाद आप प्रासंगिक नहीं कह सकते। वैश्वीकरण के युग में भी राष्ट्र नेशनलिज्म की भावना जो है लोगों के अंदर रहती है, वो कहीं ना कहीं विकास का एक कारण बनती है। क्वेश्चन नंबर 18, किसी व्यक्ति के लिए किसी देश की नागरिकता क्यों आवश्यकता है? बच्चों, आपने पता होगा कि अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता ना दी जाए तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो अवैध प्रवासी हैं वो देखते हैं कि उन्हें नागरिकता ना होने के कारण किस तरह से रहना पड़ता है, किस तरह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, किस तरह से वे राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते, कई मौलिक अधिकार में उनकी कटौती होती है। तो इस तरह से अगर किसी देश की नागरिकता बहुत ही जरूरी होती है, अगर हमारे को नागरिकता प्राप्त नहीं होगी तो हम उसके वास्तविक जीवन नहीं जी पाएंगे और सम्मानपूर्वक गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे, क्योंकि राज्य द्वारा नागरिकों को कई प्रकार के अधिकार दिए जाते हैं। अगर हमारे पास नागरिकता नहीं होगी तो उन अधिकारों को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, ये था पार्ट बी आपका 2-2 नंबर का। आइए चलते 4-4 नंबर के ऊपर। करेंगे, अधिकारों के साथ हमेशा जिम्मेदारियां आती हैं, इस कथन के संदर्भ में जो है लिखिए। बच्चों, अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। सभी लोग अधिकारों की मांग करते हैं परंतु कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं। बच्चों, जब हम कर्तव्य करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी के अधिकार की रक्षा रहेंगी। तो हमारा संविधान ये भी कहता है कि आप अधिकार मांगिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ के साथ कर्तव्य कीजिए। क्योंकि अगर आप कर्तव्य करेंगे तो किसी के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, किसी को अधिकारों से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। तो अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। अगर हम केवल केवल अधिकारों की मांग करेंगे तो ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें जरूरी है कि कर्तव्य भी करें, और कर्तव्य के द्वारा ही जो हम सच्चे नागरिक बन पाएंगे और दूसरे के अधिकारों की रक्षा भी कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, राजनीति वह नहीं है जो हमारे राजनेता कर रहे हैं, इसे समझें। बच्चों, को राजनीति की बात करें, पॉलिटिक्स की बात करें, तो ये नहीं कि जो नेता कर रहे हैं। राजनीति का जो क्षेत्र है बड़ा व्यापक है। राजनीति वास्तव में हमारे को जितनी भी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं वो राजनीति के थ्रू ही प्राप्त हो रही हैं। जो हम देखते हैं कि राजनेता जो है एक साम दाम दंड भेद की प्रक्रिया को अपना रहे हैं, वास्तव में वो राजनीति नहीं है। राजनीति का जो सही अर्थ अगर हम बात करें तो राजनीति का तात्पर्य यह है कि घर, हमारे घर में जो भी सुविधाएं मिल रही हैं, एक नागरिक के रूप में हमें जो भी आवश्यकताएं हैं और उनकी जो पूर्ति हो रही है वो कहीं ना कहीं राजनीति के माध्यम से ही हो रही है। राजनीति के माध्यम से ही पॉलिसी बनाई जाती है, नीतियां बनाई जाती है जो हमारे विकास में सहायक होती है। इसलिए कहा जाता है राजनीति वह नहीं है जो राजनेता करते हैं। राजनीति एक सर्वव्यापी और व्यापक शब्द है, और राजनीति के द्वारा ही हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन की, हमें विद्यालय स्तर पर राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ने चाहिए? बच्चों, राजनीतिक सिद्धांतों का अपना महत्व है, और इसके पढ़ने के पीछे कारण यह है कि राजनीतिक सिद्धांत से हमें व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों का ज्ञान हो जाता है। हमें पता चल जाता है कि राज्य और सरकार का स्वरूप क्या रहने वाला है। हमें इससे पता चलता है कि सरकारें किस प्रकार से काम करेगी। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा हमें समझने को मिलता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि राजनीतिक सिद्धांतों के द्वारा हम कई चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ हमारी राजनीतिक चेतना का विकास होता है, और अच्छे लोकतंत्र के लिए राजनीतिक सिद्धांत को अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा हम राजनीति को समझने में सहायक होते हैं और राजनीति को व्यापक रूप से समझते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को जो है पॉलिटिक्स को समझने के लिए पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि राजनीतिक सिद्धांतों को जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 21, क्या हमें अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। बच्चों, अगर हम बात करें विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता की तो इस पर प्रतिबंधों की अगर बात करें तो अगर हम सामान्य रूप से कहें तो इस पे कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम व्यक्ति की अभिव्यक्ति और आजादी पर प्रतिबंध लगाएंगे तो यकीन मानना कहीं ना कहीं उसकी स्वतंत्रता को हम भंग कर रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। परंतु हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा, जैसे कि जेएस मिल ने कहा है कि व्यक्ति के अधिकारों को, आजादी को इसलिए नहीं रोकना चाहिए अभिव्यक्ति की, क्योंकि हो सकता है जो आज विचार आपको गलत लग रहा है वो कल सही हो, और जब तक विरोधी विचार नहीं होंगे तब तक सत्यता की पता नहीं चलती है। तो अभिव्यक्ति की आजादी पर हमें प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर अभिव्यक्ति की आजादी की अति हो जाए, उससे किसी को नुकसान होने लगे, समाज की नुकसान होने लगे, कहीं ना कहीं राज्य को नुकसान होने लगे, तो हमें अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगाने को भी पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करेंगे। संविधान फेल नहीं हुआ है लेकिन हमने इसे फेल करने पर मजबूर कर दिया है, आप इस बात से सहमत है? व्याख्या कीजिए। कहने का तात्पर्य क्या है कि बच्चों, ये हमें बता रहा है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की बात कर रहा है।
संविधान में सारे उपबंध तो बिल्कुल ठीक है, परंतु क्या होता है समय समय पर जो है संविधान में जो है सरकारों के द्वारा ऐसे ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसकी वजह से जो है उसमें बदलाव करने का प्रयास किया जाता है और कहीं ना कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाती है। तो लोगों को कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि क्या वास्तव में ये संविधान लोगों की वेलफेयर के लिए है। होता यह है कि संविधान में जो उपबंध दिए गए हैं वो आपातकालीन स्थिति के लिए दिए गए हैं, परंतु अगर सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए उनका दुरुपयोग करती है तो कहीं ना कहीं संविधान पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगता है कि ये उपबंध वास्तव में क्यों दिए गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान फेल नहीं हुआ है और फेल करने का प्रयास किया जाता है, परंतु अगर अल्टीमेट लास्ट यही कहे तो संविधान एक बहुत अच्छा जीवन दस्तावेज है और संविधान सभी के अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान का दुरुपयोग संभव है परंतु संविधान सबकी रक्षा भी करता है। ऑप्शन के ऊपर बात करेंगे, भारत में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझ जाइए। बच्चों, भारत में अगर कानून निर्माण की प्रक्रिया को आपको बताइए कि सबसे पहले जनता की कोई इच्छा होती है, जनता की इच्छा पे जो है सरकार एक बिल लेके आती है जिसको हम विधेयक कहते हैं। बिल या तो लोकसभा में प्रस्तुत होता है या फिर राज्यसभा में प्रस्तुत होता है। जब बिल लोकसभा से पास होता है तो वो राज्यसभा में चला जाता है, अगर राज्यसभा से पास होगा तो वो लोकसभा में चला जाता है। अगर कोई डिस्प्यूट है बिल में तो उसको सेलेक्ट कमेटी को भी भेज दिया जाता है। और कभी कभी अगर मान लो कोई बिल है जिसपे कोई डिस्प्यूट है तो उस पे जॉइंट सेशन भी बिठाया जाता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कुल मिला के साधारण प्रोसेस ये है कि लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा और जब इन दोनों सदनों से पास हो जाता है तो उसको हम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति उस बिल पे सिग्नेचर कर देते हैं तो वो बिल जो है वो कानून बन जाता है। तो वास्तव में कानून निर्माण की प्रक्रिया, अगर राष्ट्रपति उस पर बिल सिग्नेचर नहीं करता है तो वो कानून नहीं माना जाएगा। तो इसलिए जो है कानून, जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते तब तक की कानून निर्माण प्रक्रिया पूरी नहीं होती। और जैसे ही राष्ट्रपति बिल पे सिग्नेचर कर देता है तो बिल जो है वो कानून बन जाता है। कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि बिल और कानून में क्या अंतर है, तो जब राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देता है तो वो बिल कानून बन जाता है। कहा जाता है कि हमारा संविधान लोगों के प्रतिनिधि द्वारा नहीं बनाया गया है, यह प्रतिनिधि मूलक नहीं है। अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। बच्चों, अगर हम बात करें संविधान, आपको पता ही है हमारा जो संविधान बनाया था वो संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। संविधान सभा का चुनाव जो है प्रत्यक्ष तो नहीं किया गया था, एक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा किया गया था। तो कुछ लोगों को लगता है कि जो संविधान सभा के लोग थे उसमें सभी का प्रतिनिधित्व नहीं था, कहीं ना कहीं सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। परंतु अगर अंततः हम कहेंगे तो संविधान सभा का जो लोग चुने गए थे वो बहुत ही तरीके से चुने गए थे ताकि हमारे संविधान की जो आकांक्षाएं वो पूरी हो सके। हालांकि डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था, परंतु चुनाव के द्वारा कोशिश ये की गई थी कि इस तरह से सदस्यों का चुनाव हो और उन सदस्यों द्वारा भी ये प्रयास किया गया था कि अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है तो उन सबकी बात जो है संविधान में आ जाए। हम बात करेंगे पार्ट डी की, जो कि 12 अंकों के हैं। इसमें पैसिस, कार्टून और मैप रहने वाला है। पैसिस के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 368 संविधान के इस अनुच्छेद में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हम संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। हम ये पहले भी देख चुके हैं कि हमारा संविधान निर्माता एक संतुलन बनाना चाहते हैं। यदि आवश्यक हो तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, कहने का मतलब जरूरी होता है तो संविधान में संशोधन किया चाहिए, लेकिन अनावश्यक और बार बार परिवर्तनों से बचना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। दूसरे शब्दों में संविधान लचीला और कठोर दोनों ही है। लचीले का अर्थ है कि खुला, और कठोर का अर्थ है परिवर्तन एकदम से नहीं किए जा सकते, यानी कि परिवर्तन करने के लिए कई कठोर प्रावधान भी हमने किए गए हैं। संविधानों के मामले में जिसमें संशोधन करना बहुत कठिन होता है उन्हें कठोर कहा जाता है। कहने का मतलब लचीला मतलब जिनमें आसानी से संशोधन कर सकते हैं, और कठोर मतलब जिनमें मुश्किल से संशोधन होता है। इसी ऑप्शन की बात करेंगे, हमारे संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके हैं। तो बच्चों, संविधान संशोधन करने का अधिकार हमारी पार्लियामेंट संसद को होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है संशोधन किया जाता है। तो आपको पहले भी मैंने ऊपर बता चुका है, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन इसी के तहत किए जाते हैं। हमें संविधान में संशोधन क्यों करने चाहिए, क्योंकि संशोधन इसलिए किए जाते हैं कहीं अभी हमें लगता है कोई चीज अप्रासंगिक हो गई है तो उसको हटाने के लिए, नई चीजों को जोड़ने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है। हमारा संविधान किस प्रकार का है बच्चों, लचीला और कठोर दोनों है हमारा संविधान। अब हम बात करेंगे मैप की। क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके आंसर आपको सामने टेबल में देने होते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी भर देंगे आप। राज्य जिसमें फिल्म उद्योग ज्यादा मौजूद है महाराष्ट्र। राज्य जहां कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक। राज्य जिसकी राजधानी अमरावती है तो आंध्र प्रदेश। इन चारों को जो है आप मैप में भर देंगे। 1 2 3 नंबर 4 पे दे रखा है ये, ठीक है बच्चों, इसी में आप भर देंगे। बस अब हमें ये ध्यान रखना है कि उस पॉइंट को वहीं भरना होता है जहां वो पूछा होता है। जैसे राज्य जहां कन्नड़ भाषा बोली जाती है तो कर्नाटक, तीसरे में कर्नाटक और चौथे में आंध्र प्रदेश भरें। ठीक है बच्चों।
क्वेश्चन नंबर 26, दिए गए कार्टून का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जवाबदेही किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं है। प्रधानमंत्री इसका कैप्टन होता है और कैप्टन ही नहीं होगा तो मंत्रिपरिषद का कोई मूल्य नहीं होता। तो क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यों के लिए ही मंत्रिपरिषद बनाई जाती है, तो प्रधानमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद किसी भी तरीके से प्रभावी नहीं मानी जाएगी। अब हम चलेंगे पार्ट ई में 6 नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में सकारात्मक कार्य उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की खाई को कम कर रहे हैं, इस कथन के समर्थन में तर्क दीजिए। बच्चों, भारत के संविधान में कई प्रोविजन ऐसे दिए गए हैं जिसके द्वारा जो है, जो हाई इनकम ग्रुप है या लो इनकम ग्रुप है, उनकी खाइयों को खत्म करने का, कम करने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि हम बात करें तो जो डीपीएसपी है देश में समाज उसके राज्य को लागू करने के लिए दिए गए हैं। डीपीएसपी के द्वारा यही प्रयास किया गया है कि जो अमीर वर्ग है और गरीब वर्ग है, दोनों के बीच का जो अंतर है उसको खत्म किया जाए। कहीं ना कहीं जो आय की असमानता है, आर्थिक असमानता है, उसको खत्म करने का जो प्रयास जो है इसी के माध्यम से किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आय वर्ग, जो सकारात्मक कार्य है, जो पॉजिटिव कार्य है, वो कहीं ना कहीं समाज को जो है खाई को कम करने का प्रयास करते हैं और वो करने चाहिए। एक क्वेश्चन बच्चों आता है, हमेशा आता है, जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत के बारे में व्याख्या कीजिए। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप जॉन रॉल्स की बात करें तो जॉन रॉल्स जो है अमेरिकी राजनीतिक विचारक थे और उनकी किताब का नाम था थ्योरी ऑफ जस्टिस। उसमें उन्होंने इस सिद्धांत के बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की कुछ मूलभूत स्वतंत्रता है जो उसको प्राप्त होने चाहिए। जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, इन्होंने इन्होंने प्राथमिक अधिकार कहे हैं, प्राथमिक वस्तुएं कहे हैं जो सभी को मिलने चाहिए। उनका मानना यह था कि जो लाभ है वो कहीं ना कहीं गरीब आदमी तक, अंतिम तक पहुंचे और सबको अवसर मिले। पर साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पूरी तरह से अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं या पूरी तरह से उसको जो उसके लिए किया गया है वो भोग नहीं कर पा रहा, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के अगर जॉन रॉल्स की अगर शॉर्ट में बात करें तो वो स्वतंत्रता की प्राप्ति और उसकी रक्षा करने के लिए अगर प्रतिबंध की बात होती है उस पर हामी भरता है। और वो कहता है कि जन्म और संपत्ति पर आधारित असमानता को कम करने के लिए जो है उचित अवसर देने चाहिए। तो कुल मिला के जॉन रॉल्स का सिद्धांत जो इस बात की बात करता है कि वो समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग को जो है उत्थान की बात करता है और उसके लिए प्रयास के लिए बात करता है। तो आप पुस्तक का नाम लिख देंगे और 2-3 मेन मेन बातें उसके लिख देंगे, चल जाएगा, आपका 6 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, वैश्वीकरण के युग में मानव अधिकारों की अवधारणा मानव जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बनकर उभरी और विस्तार से व्याख्या कीजिए। बच्चों, वैश्वीकरण में जो है मानव अधिकारों का एक अपना महत्वपूर्ण योगदान है। आपको पता है 10 जनवरी 1948 को यूएनओ के द्वारा जो है मानव अधिकार की घोषणा की गई थी। कहीं ना कहीं मानव अधिकार जो है व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए काफी मददगार होते हैं। जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मानव अधिकारों के प्रति और सचेत होना पड़ रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण से कहीं ना कहीं उसके जो फायदे हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान भी देखने को मिले हैं। कहीं ना कहीं एमएनसी के द्वारा जो है मानव अधिकारों को शोषण किया जाता है। तो उस स्थिति में जो है मानव अधिकार जो है कहीं ना कहीं व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन को जीने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जहां भी लोगों को लगता है कि लोगों के साथ शोषण किया जा रहा है, लोगों के अधिकार को वायलेंस किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार उनको साथ खड़े मिलते हैं और मौलिक अधिकार उनके जीवन को ठीक करने का प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है, सभी तरीके बताएं। बच्चों, अगर भारत में नागरिकता प्राप्त करने की बात करें तो नागरिकता प्राप्त करने के कई तरीके हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसको कई तरीके अपनाने होंगे जिसके माध्यम से जो है वो भारत का नागरिक बन सकता है। भारत में जो नागरिकता प्रदान की जाती है वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत की जाती है। अगर भारत में नागरिकता प्राप्त करनी है तो सबसे पहले तो यही कि आपको पता ही है कि भारत जो ऑटोमेटिक भारत का नागरिक है उसकी जो संतान है वो भारत का नागरिक हो जाएगी। और यदि अभी भारत को आपको भारत में नागरिकता लेनी है तो कम से कम 5 साल जो है भारत में रहना पड़ेगा। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत के आपको कम से कम मिनिमम जो है 5 साल रहना पड़ेगा, तब आप भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जन्म के आधार में मिल जाएगी आपको, वंश के आधार में मिल जाएगी, पंजीकरण का आपको कराना पड़ेगा देशीकरण के द्वारा। और यदि कोई भारत में भूभाग में शामिल हो जाता है तो भी उसके नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 29, समकालीन दिनों में राष्ट्रवाद की परिभाषा कैसे बदल गई है, व्याख्या कीजिए। बच्चों, अगर राष्ट्रवाद की बात करें, नेशनलिज्म की बात करें तो धीरे धीरे जो है राष्ट्रवाद में बदलता जा रहा है।
राष्ट्रवाद एक बहुत अच्छी धारणा है। राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं देश की उन्नति के विकास के लिए बहुत जरूरी है। पर कहीं कहीं ये देखा गया है कि राष्ट्रवाद का दुरुपयोग भी कर के देखा गया है। कई देश जो है राष्ट्रवाद के नाम पे युद्ध में शामिल हो गए। कई देश जो है राष्ट्रवाद के नाम पे जो है युद्ध तैयार कर गए। तो कहीं ना कहीं जो समकालीन विश्व है उसमें राष्ट्रवाद की भावना बदलती गई है। अगर आप हिटलर को देखें, जिसने नाजीवाद को बहुत जो है प्रमोट करने का प्रयास किया कहीं ना कहीं, तो वो राष्ट्रवाद जो है अति हो गया और उसका परिणाम भी जो है गलत निकल के आया। तो समकालीन विश्व में अगर बात करें तो राष्ट्रवाद की भावना जो है बिल्कुल बदल रही है और वो समय के साथ जो है बदलती जा रही है। अगर वास्तव में राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के हित के लिए कार्य करना, अपने देश के हित के बारे में सोचना, पर धीरे धीरे राष्ट्रवाद की विचार जो है लोगों के अनुसार बदलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद सब लोग अपने अपने हिसाब से राष्ट्रवाद की व्याख्या कर रहे हैं और राष्ट्रवाद को अपना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस पर इंटरनेशनल और नेशनल प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, इस कथन से आप सहमत हैं? मत दिखिए बच्चों को। भारत के संविधान की बात करें तो इसे उधार का थैला इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के संविधान के कई उपबंध जो है हमने विदेश से लिए गए हैं। आप देखते हैं कि कई उपबंध जब विदेशों से हमने लिए गए हैं इसलिए इसको उधार का थैला कहते हैं। हर देश से हमने अलग अलग चीजें ली हैं। जैसे अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली ली है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। रूस की बात करें तो रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अलग अलग देश से हमने अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं। तो जब हम अन्य अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान लिए गए हैं, इसी को जो है उधार का थैला कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जैसे डीपीएस पीएस जो है आयरलैंड से लिए गए हैं, तो हर देश से हमने कुछ ना कुछ लिया और इसीलिए लोगों ने इसको उधार का थैला कहा। कि ये कहा कि हम जो हमारा जो संविधान है वो कहीं ना कहीं बाहर से लिया गया है, बाहर से उधार लिया गया है। तो इसके अंदर बच्चों आप जो भी भारतीय संविधान के स्रोत हैं वो सारे के सारे इसमें लिख देंगे। ठीक है, भारतीय संविधान के स्रोत पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, मोस्टली टॉपिक बनाई है, आप उसको एक बार जरूर डिटेल से देख लेना। अंतिम क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय राजनीति में अपराधी दूसरों के अपेक्षा अधिक सफल होते हैं, अपने विचार विस्तार से लिखें। देखिए बच्चों, ये जो बात कर रहा है राजनीतिक अपराधीकरण की बात कर रहा है कि हम ये देखते जा रहे हैं कि भारतीय राजनीति में चिंता का विषय बनता जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो राजनेता हैं उसको उनमें भी अपराधी लोग आते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी राजनीति में आते जा रहे हैं। अब ये जो क्वेश्चन उठता है कि भारतीय राजनीति में अपराधी दूसरों की अपेक्षा अधिक सफल क्यों होते हैं, अगर हम बात करें तो देखिए अपराधी की अगर यहाँ पे बात सफलता की बात करें तो यहाँ पे अगर हम यथार्थवादी बात करें तो उनके लिए साम दाम दंड भेद अपनाते हैं। यानी कि चुनाव जीतने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं। जबकि एक आम नागरिक, एक आम व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है उसको देख कर ही डर जाता है। जैसे होने वाला खर्चा, अ, आप देखते हैं कि चुनाव जब होते हैं तो कितना खर्चा करना पड़ता है। वहीं जो अपराधी होते हैं उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती। तो ये कहा जाता है कि अपराधियों और लोगों के मन में एक टेंडेंसी भी बैठ जाती है कि कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में अच्छे लोग नहीं आते और जो कहीं ना कहीं अपराधी है वो अच्छे से सफल हो जाता है। जो सीधा साधा इंसान है वो राजनीति में सफल नहीं हो पाता। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये लिखना है कि भारतीय राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहा है उसके बारे में आप डिटेल से लिखेंगे कि राजनीति में अपराधीकरण क्यों बढ़ता जा रहा है। क्योंकि उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजनीति में आने से उनका वर्चस्व और बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी कमियां हैं उसकी वजह से भी ये ऐसा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से भारत में जो है अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो है राजनीति में आ रहे हैं। हकीकत तो ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग में सुधार करने चाहिए और ऐसे लोगों को भारतीय राजनीति से दूर रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य क्या है, जिन पे भी अपराध है, जिन पे भी संगीन अपराध है, उनको चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। अंतिम क्वेश्चन, हमें भारत में संसद की आवश्यकता क्यों है? बच्चों आपको पता ही है कि भारत में संसद का जो मेन काम होता है वो कानून निर्माण करना होता है। कानून निर्माण किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देश का जो शासन चलता है वो कानूनों के द्वारा ही चलता है। अगर कानून नहीं होंगे तो देश में जंगल राज हो जाएगा। तो जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है वो संसद के द्वारा की जाती है। हमारे आपको पता ही है हमारे भारत में जो है लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है। लोकसभा जो है डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुना जाता है, जबकि राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है। तो कहीं ना कहीं राज्यसभा जो होती है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व भी कर रही है। इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि जब संसद कानून बनाएगी उसी के द्वारा जो है देश के सभी वर्गों का विकास होगा। क्योंकि कानून के माध्यम से ही हम सभी वर्गों, सभी समुदायों, सभी जाति, सभी वर्गों का जो है विकास करते हैं। और ये विकास जब ही होगा जब पार्लियामेंट होगी। अगर पार्लियामेंट नहीं होगी तो एक
आम नागरिक के लिए जो कहीं ना कहीं विकास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अंतिम तबके के लिए। तो हम ये कहें तो संसद की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संसद कहीं ना कहीं विकास करने के लिए बहुत ही जरूरी है। संसद रहेगी तो कानून बनेंगे, कानून बनेंगे तो देश के अंतिम व्यक्ति तक यानी कि पिछड़ों तक, दलितों तक और आवश्यक लोगों तक सुविधाएं पहुंचेंगी। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि जो अनसॉल्व पेपर है सपोर्टिंग मटेरियल का जो दिल्ली सरकार ने दिया है उसके संभावित आंसर क्या है। आप इसको भी अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है पेपर में आ जाए। और हम जितने से ज्यादा हम क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे उतना ही हमारा फायदा होगा। अगली वीडियो में मिलेंगे हम किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।